सोचिए, आपको एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर आपके किसी बहुत पुराने दोस्त का चेहरा है जिससे शायद सालों से बात नहीं हुई। उसकी आवाज में घबराहट है। वो कह रहा है कि वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस गया है और उसे उसे फौरन पैसों की जरूरत है। वो आपके साथ बिताए कुछ पुराने दिनों की बातें भी करता है, ऐसी बातें जो सिर्फ आप दोनों जानते हैं। सब कुछ असली लग रहा है, चेहरा, आवाज, यादें। आप क्या करेंगे? जाहिर है दोस्त की मदद करेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो आपका दोस्त हो ही ना? आज हम इसी नए और बेहद खतरनाक धोखे की दुनिया में उतरने वाले हैं। एआई वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक वीडियो कॉल स्कैम्स। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत में 2024 से लेकर आज 2026 की शुरुआत तक हुए कुछ असल मामलों पर आधारित है। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है, इसके पीछे की तकनीक कितनी आसान या मुश्किल है, और सबसे जरूरी बात, हम और आप इससे बच कैसे सकते हैं। आज की बातचीत सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पुरानी आदत को बदलने के बारे में है। हम सब एक कहावत पर भरोसा करते हुए बड़े हुए हैं, आंखों देखा सच होता है। लेकिन आज की तकनीक इसी भरोसे की नींव पर हमला कर रही है। आज हम समझेंगे कि असल खतरा सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि ये तकनीक हमारी एक बुनियादी इंसानी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, हमारी अपने देखने और सुनने की शक्ति पर अटूट विश्वास। ये स्कैमर सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट नहीं, हमारे दिमाग को हैक कर रहे हैं। दिमाग को हैक कर रहे हैं, ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक केस से जिसने भारत में सबको चौंका दिया था। बात है 2024 के आखिरी की, केरल के कोझिकोड शहर की। यहाँ पी राधाकृष्णन नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपने घर पर थे जब उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाया और स्क्रीन पर अपने एक पुराने सहकर्मी का देखा जो अब आंध्र प्रदेश में रहते थे। आवाज भी उन्हीं की थी। और यहीं पर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। ये कोई पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो नहीं था जिसे बस चला दिया गया हो। ये एक रियल टाइम डीप फेक था। एक मिनट रुकिए, रियल टाइम का मतलब है कि स्कैमर लाइव बातचीत कर रहा था? मतलब अगर राधाकृष्णन जी कोई सवाल पूछते तो वो नकली चेहरा उस सवाल का जवाब दे सकता था? बिल्कुल, यही तो सबसे खतरनाक बात है। ये कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं था जिसे वो चला रहे थे। ये एक लाइव वीडियो फीड थी जिस पर एआई की मदद से किसी और का चेहरा चिपकाया गया था। वो आपकी बातों पर, आपके सवालों पर रियल टाइम में रिएक्ट कर सकते हैं। और आवाज को क्लोन किया गया था। लेकिन आवाज क्लोन करने के लिए तो बहुत सारे ऑडियो सैंपल की जरूरत होती होगी, है ना? पहले ऐसा होता था, अब नहीं। आज के एआई को किसी के इंस्टाग्राम वीडियो, फेसबुक रील या व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी पुराने वॉइस नोट से मिली कुछ सेकंड की आवाज ही काफी है। जितनी ज्यादा हमारी डिजिटल मौजूदगी है सोशल मीडिया पर, जितने हमारे वीडियो और ऑडियो हैं, स्कैमर्स के लिए कच्चा माल उतना ही ज्यादा है। पहले स्कैमर्स को आपकी निजी जानकारी चाहिए होती थी, जैसे पासवर्ड या ओटीपी। अब उन्हें सिर्फ आपकी आवाज का 3 सेकंड का सैंपल चाहिए। खतरा अब जानकारी की चोरी से पहचान की चोरी पर आ गया है। ये तो बहुत डरावना है। तो उस कॉल पर क्या हुआ? सिर्फ चेहरा और आवाज ही काफी नहीं थे यकीन दिलाने के लिए। नहीं, स्कैमर्स ने अपना पूरा होमवर्क किया था। उस नकली दोस्त ने कॉल पर कुछ पुरानी घटनाओं, कॉमन दोस्तों और साथ में काम करने के दिनों का जिक्र किया। ये वो छोटी छोटी बातें थी जो सिर्फ दो पुराने दोस्त ही जान सकते हैं। इससे राधाकृष्णन जी का रहा सहा शक भी दूर हो गया। और ये जानकारी ये कहाँ से मिली होगी? सोशल मीडिया से। बहुत हद तक संभव है। हम अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें, तस्वीरें, दोस्तों को टैग करना, ये सब ऑनलाइन शेयर करते हैं। स्कैमर्स इन्हीं डिजिटल टुकड़ों को जोड़कर आपकी जिंदगी की एक तस्वीर बना लेते हैं। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। जब एक जाना पहचाना चेहरा, एक जानी पहचानी आवाज और कुछ निजी बातें एक साथ मिलती हैं तो हमारा दिमाग तर्क करना बंद कर देता है और भावनाएं हावी हो जाती हैं। और फिर उन्होंने पैसों की मांग की होगी। हाँ, कहानी ये बनाई गई कि दोस्त किसी रिश्तेदार की अर्जेंट सर्जरी के लिए एयरपोर्ट पर है, लेकिन उसके पैसे कहीं फंस गए हैं। एक इमरजेंसी का माहौल बनाया गया ताकि राधाकृष्णन जी को सोचने का, किसी और से पूछने का वक्त ही न मिले। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फौरन यूपीआई के जरिए बताए गए अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और उन्हें धोखे का पता कब चला? कुछ देर बाद, जब उन्होंने सिर्फ सर्जरी का हालचाल पूछने के लिए अपने दोस्त के उस असली नंबर पर फोन किया जो उनके फोन में सेव था। जाहिर है उनके दोस्त को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब केरल पुलिस की साइबर विंग ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये भारत में अपनी तरह का पहला
इतना सोफिस्टिकेटेड रियल टाइम डीप फेक वीडियो फ्रॉड था जिसके तार उत्तर भारत तक जुड़े थे। केरल वाला मामला तो सच में खतरनाक है। लेकिन मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी एक अकेले गिरोह का काम था जो पकड़ा गया, या ये सिर्फ एक बड़ी लहर की शुरुआत थी? ये सिर्फ शुरुआत थी। केरल का मामला एक चेतावनी थी कि अब धोखा सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहा, वो अब हमारे सामने वीडियो की शक्ल में आ सकता है। और 2025 आते आते स्कैमर्स ने अपने तरीके और भी बदल लिए। उन्होंने समझा कि हर बार वीडियो डीपफेक बनाना शायद जरूरी ना हो। मतलब 2025 की शुरुआत में गुरुग्राम की एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के पास एक व्हाट्सएप वॉइस नोट आया। आवाज हूबहू उनकी कंपनी के सीईओ जैसी थी। निर्देश साफ था, एक बहुत ही सीक्रेट डील चल रही है और उसके लिए तुरंत 2.5 करोड़ रुपए का एक अर्जेंट सीक्रेट ट्रांसफर करना है। 2.5 करोड़ सिर्फ एक वॉइस नोट के आधार पे? लेकिन इसमें वीडियो तो था ही नहीं, फिर यकीन कैसे हुआ? यही तो मनोविज्ञान है। वॉइस नोट्स क्यों? क्योंकि इन्हें बनाना रियल टाइम वीडियो से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है, और ये उतने ही भरोसेमंद लग सकते हैं। एक बड़ी कंपनी में सीईओ के आदेश पर कौन सवाल उठाएगा, खासकर जब आदेश में सीक्रेट और अर्जेंट जैसे शब्द जुड़े हों। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए क्या कंपनी में कोई प्रोटोकॉल, कोई चेक बैलेंस नहीं होता? होता है, और उसी की वजह से ये धोखा पकड़ा गया। उस एग्जीक्यूटिव को कुछ शक हुआ। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाट्सएप नंबर पर जवाब देने के बजाय सीईओ को उनके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर वापस फोन करके कंफर्म किया। और सीईओ को इस सीक्रेट डील के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर वो एग्जीक्यूटिव सिर्फ वॉइस नोट पर भरोसा कर लेता तो कंपनी को करोड़ों का चूना लग जाता। तो अब ये खतरा सिर्फ आम लोगों से निकलकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट तक पहुंच गया है। लेकिन हमने सुना है कि आजकल ये हमारे घरों में परिवारों को निशाना बना रहा है। हाँ, और ये शायद इसका सबसे दुखद पहलू है। 2025 के अंत से लेके आज जनवरी 2026 तक ग्रैंड पेरेंट स्कैम्स के मामले पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये ग्रैंड पेरेंट स्कैम क्या है? इसमें बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जाता है। उन्हें एक फोन आता है जिसमें उनके पोते या पोती की क्लोन की हुई आवाज होती है। आवाज में घबराहट होती है। कहानी आमतौर पर एक जैसी होती है, दादाजी, दादी जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे जमानत के लिए तुरंत पैसे चाहिए। वो कहते हैं कि किसी को बताना मत, नहीं तो मैं और बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। मतलब वो अपने पोते पोती की आवाज सुनते हैं जो मुश्किल में है और वो फौरन मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, सिर्फ बुजुर्गों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसकी वजह ये नहीं है कि वो तकनीक कम समझते हैं। इसकी वजह है उनका भावनात्मक जुड़ाव। अपने पोते पोतियों की आवाज में दर्द या परेशानी सुनकर एक दादा दादी या नाना नानी का दिमाग तर्क से सोचना बंद कर देता है। वो घबरा जाते हैं और फौरन मदद करना चाहते हैं। यहाँ तर्क पर भावनाएं पूरी तरह हावी हो जाती हैं। स्कैमर्स इसी सबसे पवित्र मानवीय भावना का फायदा उठाते हैं। सुनकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल करके मेरे परिवार को फोन कर सकता है, ये सोचना भी मुश्किल है। इससे बचने का कोई तरीका है भी या नहीं? इस डिजिटल धोखे से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए? तरीका है, और अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके इस तकनीक जितने जटिल नहीं हैं। सबसे बड़ा बचाव हमारी सोच और आदतों में एक छोटे से बदलाव से शुरू होता है। हमें ये मानना छोड़ना होगा कि जो दिखता है या सुनाई देता है वो हमेशा सच ही होता है। ये नई दुनिया का नया नियम है। शक करना, वेरीफाई करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो दिमागी तौर पर सतर्क रहना पहला कदम है, लेकिन कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं जिन्हें हम आज से ही अपना सकते हैं? कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आसान है सेफ्टी वर्ड का इस्तेमाल, जो 2025 में काफी लोकप्रिय हुआ। सेफ्टी वर्ड, ये कैसे काम करता है? परिवार के सभी लोग आपस में मिलकर एक ऐसा सीक्रेट शब्द या जुमला तय कर लें जो सिर्फ परिवार वालों को ही पता हो। ये कुछ भी हो सकता है, किसी पुरानी छुट्टी से जुड़ी कोई मजेदार बात या कोई ऐसा शब्द जिसका बाहर वालों के लिए कोई मतलब न हो। अब अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी वाला कॉल आता है जिसमें पैसे मांगे जा रहे हैं, तो पहला सवाल होना चाहिए, हमारा सेफ्टी वर्ड क्या है? और अगर स्कैमर जवाब नहीं दे पाया तो धोखा तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर तकनीक है।
ये उस भावनात्मक दबाव को तोड़कर आपको सोचने का मौका देती है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, वो शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका अंदाजा आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से न लगाया जा सके, जैसे आपके पालतू जानवर का नाम या आपकी पसंदीदा फिल्म। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और डीप फेक वीडियो के बारे में क्या? आपने कहा कि वो रियल टाइम होते हैं, लेकिन क्या ये डीप फेक वीडियो इतने अच्छे होते हैं? मुझे लगा था कि इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे वीडियो में कुछ अजीब दिखेगा। आपका सवाल बहुत सही है। पहले ऐसा होता था। शुरुआती डीप फेक में आप गड़बड़ियां पकड़ सकते थे, जैसे पलकों का अजीब तरह से झपकना, होंठ और आवाज का पूरी तरह से मेल ना खाना, या अगर कोई अपना हाथ चेहरे के सामने लाता तो चेहरा थोड़ा सा खिसक जाता था। लेकिन 2024 के बाद से तकनीक बहुत बेहतर हो गई है, खासकर जब वीडियो कॉल की क्वालिटी मोबाइल नेटवर्क की वजह से वैसे भी थोड़ी कम होती है। अब छोटी मोटी गड़बड़ियां नेटवर्क की खराबी जैसी लगती हैं, जिससे धोखा और पक्का हो जाता है। तो फिर वीडियो कॉल पर कैसे भरोसा करें? यहीं पर सबसे असरदार और सबसे आसान तरीका काम आता है, जिसे हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। फोन काटें और वापस कॉल करें। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। अगर आपको किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी का ऐसा कोई भी शक वाला कॉल या वीडियो कॉल आता है जिसमें पैसों की मांग की जा रही है, तो बिना कोई वजह बताए तुरंत फोन काट दें। फिर आप उस व्यक्ति को उसके उस नंबर पर कॉल करें जो आपके फोन में पहले से सेव है। अनजान नंबर पर नहीं, सेव किए हुए नंबर पर। और ये काम क्यों करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि स्कैमर्स आपकी इनकमिंग कॉल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे किसी और नंबर से आया हुआ दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके फ़ोन से लगाए गए आउटगोइंग कॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब आप फ़ोन काटकर खुद डायल करते हैं तो आप उस धोखे के जाल को तुरंत तोड़ देते हैं। 99.9% मामलों में आपका असली दोस्त या रिश्तेदार फ़ोन उठाएगा और उसे इस इमरजेंसी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। और मान लीजिए अगर इतनी सावधानियों के बाद भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोग शर्मिंदगी की वजह से बताते नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि चुप ना बैठें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये स्कैम बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, धोखे से गए पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी और आपकी जानकारी से पुलिस इन गिरोहों तक पहुंचकर दूसरे लोगों को भी बचा सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एआई तकनीक जो इतने अच्छे कामों के लिए बनी है, उसका इस्तेमाल करके केरल में एक आम इंसान को, गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी को और देश भर में अनगिनत परिवारों को निशाना बनाया गया। इसका सार यही है कि बचाव की रणनीति बहुत सीधी है। तकनीक जटिल हो सकती है, लेकिन समाधान मानवीय है। थोड़ी सी दिमागी सावधानी, हर चीज़ को वेरीफाई करने की आदत डालना, खासकर वापस कॉल करके, और सेफ्टी वर्ड जैसे आसान सामाजिक उपायों का इस्तेमाल। ये एक नए तरह के खतरे के लिए नई डिजिटल आदतें बनाने जैसा है। तकनीक जितनी तेज़ी से बदल रही है, हमें अपनी सुरक्षा की आदतें भी उतनी ही तेज़ी से बदलनी होंगी। जाने से पहले ए लुजाम आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने सालों तक अपनी डिजिटल जिंदगी बनाई है। हजारों तस्वीरें, वीडियोस, वॉइस नोट्स दोस्तों और परिवार के साथ शेयर किए हैं। हमें लगा कि हम यादें साझा कर रहे हैं, पर क्या हो अगर हम अनजाने में अपनी ही एक डिजिटल नकल बनाने का सारा कच्चा माल ऑनलाइन दुनिया को दे रहे थे? अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑनलाइन कौन हैं, बल्कि ये है कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप सच में आप ही हैं।